क्या आप एक कोर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम का? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मल्टी कैप फंड क्या होते हैं और अभी मल्टी कैप फंड की क्या जरूरत है, और इसके साथ हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक आउटलुक के विषय में कि इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक किस तरह का है और इक्विटी मार्केट का आउटलुक किस तरह का है। इसके बाद हम जानेंगे कि एचडीएफसी का जो ये नया एनएफओ एचडीएफसी मल्टी कैप फंड है, ये किस तरह का फंड है और इसमें किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और इसके फंड मैनेजर कौन है और इसके एग्जिट लोड, इंटर लोड, ये सारा जो इसके स्ट्रक्चर है उसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मल्टी कैप फंड क्या है। मल्टी कैप, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इसमें मल्टी कैप है, माने अलग अलग कैपिटल साइज है। तो जो अलग अलग कैपिटल साइज है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है। लार्ज कैप में जो कंपनीज आती है वो आप कह सकते हैं कि सेंसेक्स या निफ्टी में जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल किया जाता है, और उसके बाद 100 से 250 तक की जो कंपनीज हैं उन्हें मिड कैप की कैटेगरी में रखा जाता है, और 250 के बाद जो कंपनीज आती है वो स्मॉल कैप साइज में कंसीडर की जाती है। अब अगर हम इनके नेचर की बात करें तो जो लार्ज कैप की कंपनी होती है वो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस होते हैं, और मिड कैप की जो कंपनी होती है वो मिड साइज की कंपनी होती है, और स्मॉल कैप की जो कंपनी होती है वो नई कंपनी होती है और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो मार्केट लीडर होती है, और जो मिड कैप होती है वो फ्यूचर की लीडर होने वाली कंपनी होती है। और इनकी अगर स्टॉक के प्राइस की बात करें तो लार्ज कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो लेस वोलेटाइल होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये स्टेबल होते हैं। और वहीं पे अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी वोलेटिलिटी थोड़ा सा इनसे ज्यादा होती है लार्ज कैप की अपेक्षा, और लेकिन स्मॉल कैप से कम होती है। वहीं पे स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और उनमें लिक्विडिटी की प्रोबेबिलिटी कम होती है। उनको अगर आप बेचना चाहें तो आसानी से उन्हें आप बेच नहीं पाएंगे इन केस अगर फॉलिंग मार्केट सिचुएशन अराइज होता है। तो अब अगर हम बात करें बिजनेसेस की कि कौन कौन से बिजनेस जो है वो लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप साइज में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कैपिटल साइज की बात है। तो जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, इस तरह के बिजनेसेस के लिए लार्ज कैप कंपनीज का होना जरूरी है। अगर बैंक की बात करें, आईटी कंपनीज की बात करें, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, तो ये मेनली लार्ज कैप साइज की कंपनी जो होती है वो इस तरह की बिजनेसेस में इन्वॉल्व होती हैं। और वहीं पे एनबीएफसी की बात करें, ऑटो एंसिलरीज है, या फिर इंडस्ट्रियल कंपनी जो है वो आपका मिड साइज की कंपनीज में आती है। और इसके बाद जितने भी बिजनेसेस है वो हर एक साइज की कंपनीज कर सकती है, और मेनली केमिकल्स या होटल्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इस तरह की बिजनेसेस में स्मॉल कैप साइज की कंपनीज होती है। अब इसकी पोजीशनिंग को जानते हैं, और दूसरा चीज हम ये जानेंगे कि क्या लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में हर एक सेक्टर में कोई लीडर हो सकता है क्या। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बोला कि जो लार्ज कैप होता है उसमें वो लीडर्स होते हैं, ऐसा नहीं है, स्मॉल कैप से भी लीडर्स होते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से जो मल्टी कैप है उसका पोजिशनिंग कहाँ पे आता है। अगर हम इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड या इक्विटी फंड की बात करें तो सबसे लेस जो रिस्की फंड है वो लार्ज कैप फंड आता है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड आता है। उसके बाद से लार्ज एंड मिड कैप फंड आता है। मल्टी कैप जो है वो लार्ज एंड मिड कैप के बाद और मिड कैप से पहले पड़ता है, जहां पर कि रिस्क प्रोफाइल जो है वो मिड कैप से थोड़ा सा कम होता है और लार्ज एंड मिड कैप से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अगर हम प्योर वेनिला प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्कियर प्रोडक्ट में आता है, आ सकता है इस पैरामीटर पे। इससे भी ज्यादा रिस्कियर फंड्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई फोकस फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अगर आप किसी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनी, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस है उसमें ज्यादातर जो है वो लार्ज कैप कंपनी जाती है, जैसे कि कंज्यूमर फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, फूड रिटेल। और अगर हम मिड कैप की बात करें तो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑटो पार्ट्स, एंसिलरीज जो है वो उस तरह की कंपनी जो है वो मिड कैप में आती है। और टेक्सटाइल, अपैरल्स, इस तरह से जो जुड़ी हुई कंपनी है वो स्मॉल कैप साइज में आती है। अब कुछ एक चीज ऐसा है जहां पर कि स्मॉल कैप की भी कोई बिजनेसेस है तो वो अपने पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लीडर हो सकता है। अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल लैब की, तो स्मॉल कैप सेक्टर में एक पैथोलॉजिकल लैब जो है वो लीडर हो सकता है, या फिर टेक्सटाइल ब्रांड में कोई जो स्मॉल कैप है वो लीडर हो सकता है। फुटवेयर इंडस्ट्री में मिड साइज की कंपनी जो है वो लीडर हो सकती है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। तो अगर हमको लीडर की तलाश करनी है अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो हर एक सेक्टर से हम लीडर पिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जो मल्टी कैप है फंड है और इसका जो इंडेक्स है निफ्टी 500 TRI, तो उसके साथ में इसका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। इसका परफॉर्मेंस अगर पिछले 2005 से अब तक का देखा गया है तो ये हमेशा ही जो ये मल्टी कैप का प्रोपोजिशन है जिसमें कि आपको 50% लार्ज कैप होता है और 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप होता है, इस रेशियो में अगर हम कंपनीज को सजा करके, स्टॉक्स को सजा करके अगर हम पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं तो ये हमेशा ही विन विन सिचुएशन में रहता है ओवर दिस बेंचमार्क। अब यहाँ पे हम इस चीज को समझते हैं कि मल्टी कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करना जरूरी है। यहाँ पे आप देखिए 3 इंडेक्स को लिया गया है, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 TRI जो है वो लार्ज कैप का इंडेक्स है, वहीं पे 150 TRI जो है वो मिड कैप का है, और 250 के बाद जो इंडेक्स है वो स्मॉल कैप को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पीरियड में अलग अलग कैपिटल साइज परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में 13%, लगभग 14% का रिटर्न लार्ज कैप में आया था, वहीं पे मिड एंड स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न आया था। और अगर हम बात करें 2017 की, तो उस सिचुएशन में लार्ज कैप ने कम परफॉर्म किया था जबकि स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और वहीं पे अगर हम बात करें 2016 की, तो इसमें सबसे ज्यादा गिरने वाले की कैटेगरी में वो है लार्ज कैप है। और वहीं पे अगर हम देखें तो मार्च 2009 में सबसे ज्यादा गिरने वाला अगर कोई कैपिटल साइज था तो वो स्मॉल कैप साइज था। तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि कभी लार्ज कैप अच्छा करता है तो कभी मिड कैप अच्छा करता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मिड कैप में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक बेटर प्रोपोजिशन हो सकता है कि हम हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि इकोनॉमिक आउटलुक के विषय में, कि प्री कोविड सिचुएशन और अभी के सिचुएशन में क्या बदलाव आया है जिससे कि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नए सिरे से आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर हम कोविड केसेस की बात करें तो मई 2021 में कोविड के जो नंबर्स आए थे वो बहुत ही डरावने नंबर्स थे, और वो पिक लेवल अचीव करने के बाद से कोविड के केसेस लगातार गिरते रहे। और अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वो एक्टिव केसेस की बात करें या फिर इन्फेक्शन की बात करें, वो दोनों ही एकदम बॉटम आउट हो चुका है। और अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो लगभग 75% हमारे यहाँ एडल्ट जो हैं वो कम से कम एक वैक्सीन भी ले चुके हैं, तो 75% हमारे एडल्ट्स वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और इसकी वजह से अभी जितने भी लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस थे वो ईज आउट हो गए हैं और लाइफ नॉर्मल की तरफ आ गई है। तो ये एक फैक्टर है। अब इसके बाद से हम लोग ये देखते हैं कि कंजम्पशन, एक्सटर्नल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो इसमें 3 चीजें हमको देखने को मिल रही है कि एक तो जो नॉर्मली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो हायरिंग ज्यादा कर रहे हैं, और जब कोई भी व्यक्ति इनकम करता है तो वो कंज्यूम करता है, स्पेंड करता है। तो लोगों की नौकरी अगर मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि उनका स्पेंडिंग बढ़ेगा। तो कंजम्पशन के बढ़ावे में एक फैक्टर ये है कि लोगों की नौकरियां जो है वो प्री कोविड लेवल में जिस तरह की नौकरी थी उस तरह के लेवल पे अभी
नौकरी लोगों को मिल रही है और डिजिटलाइजेशन से फिनेंशियल एक्सेस बढ़ रहा है। इसकी वजह से लोग आसानी से चीजों को खरीद रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो मॉनसून नॉर्मल हुआ है, क्रॉप अच्छे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास में एक्स्ट्रा सरप्लस इनकम आया है और लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं। और अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर आते हैं जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज आती है या फिर जो ग्लोबल ट्रेड है। ये सारे फैक्टर जो है वो किस तरह से हमारी इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है या फिर इंपोर्ट ड्यूटी है, ये हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर अच्छा इफेक्ट डाल रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास फॉरेक्स का रिजर्व बढ़ा है और इसकी वजह से आईएनआर जो है वो यूएस के डॉलर की तुलना में स्टेबल नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है इकोनॉमी का। और तीसरा जो साइन हमको देखने को मिल रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। गवर्नमेंट जो है वो काफी फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, और वो चाहे गैस की पाइपलाइन को बढ़ाने की बात हो, जो कि आने वाला 2025 तक जो हमारे पास पाइपलाइन का जो लेंथ है उसको डबल करने का मिशन हमारी गवर्नमेंट ने ले रखा है। और दूसरी तरफ गति शक्ति मिशन के ऊपर काम कर रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट अगर कैपेक्स एक्सपेंडिचर कर रही है तो साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपना कैपेक्स में एक्सपेंडिचर कर रहा है। और कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो वो सिंपल सी बात है कि वो इकोनॉमी में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये कंजम्पशन को बूस्टअप करता है। और तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि हाउसिंग जो है वो अफोर्डेबल हो रखा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एकदम लोअर या नैरो रेंज में है, जिसकी वजह से आपको लिक्विडिटी आसानी से मिल रही है और लोग ज्यादा घर खरीद रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है कि ये भी कंजम्पशन को बढ़ावा दे रहा है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं कि दिखा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट के लेवल की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी अच्छे लेवल पे है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अच्छा हायरिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें आईटी और आईटी रिलेटेड कंपनीज की, तो टॉप 5 जो मेजर आईटी कंपनीज है वो 50% ज्यादा हायरिंग कर रही हैं पिछले दशक की तुलना में। तो इससे जाहिर हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ज्यादा जॉब दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन और इंटरनेट का पेनिट्रेशन किस लेवल से बढ़ रहा है। अगर हमारे यहाँ स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है या फिर इंटरनेट का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो ये दिखा रहा है कि हमारे इकोनॉमी में जो है कंजम्पशन कितना तेजी से बढ़ रहा है। और ये जो बाय नाउ पे लेटर का जो कंसेप्ट आया है ये भी एक बूस्टअप फैक्टर है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। और दूसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने में। अगर हम चाइना के साथ में कंपेयर करें तो चाइना से बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो दूसरे जो एशियन कंट्रीज है उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम चाइना की तुलना में अपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल को कंपेयर करें तो चाइना एक एजिंग पॉपुलेशन की तरफ जा रहा है और इंडिया एक यंगर पॉपुलेशन की तरफ में जा रहा है। और हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है चाइना की तुलना में, और हमारा लेबर कॉस्ट जो है वो सस्ता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कंपनियों के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और हमारे यहाँ कंपनियां ज्यादा आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट सस्ता है और हम सस्ते दामों पे चीजों को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो ये एक बूस्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर में आप कह सकते हैं। और कैपेक्स के विषय में जैसा कि मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है और उसके पीछे पीछे जो है वो प्राइवेट सेक्टर की भी जो अर्निंग है वो बढ़ रही है। तो जब अर्निंग बढ़ती है या डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है, अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ती है और अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना पड़ता है। तो इसके लिए कैपिटल गुड्स खरीदना पड़ता है कॉर्पोरेट्स को भी। तो
ये एक बूस्टअप साबित हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए। और तीसरा जो फैक्टर मैं बता रहा था कैपेक्स और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, तो ये है कि हाउसिंग में जो है वो ये चीज देखने को मिल रहा है कि पिछला 8-10 साल में जो भी इन्वेंट्री था, नए घर का जो इन्वेंट्री बना हुआ था इस सेक्टर में, वो एकदम बॉटम आउट हो चुका है। इन्वेंट्री का लेवल जो है वो लो हो रहा है। दैट मीन्स डिमांड इस सेक्टर में बढ़ रहा है और ये बूस्टअप दे रहा है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं इन सारी चीजों को कि गवर्नमेंट की जो रिफॉर्म्स की जो पॉलिसीज है, जैसे कि अगर हम बात करें कि बैड बैंक का जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया है कि 306 बिलियन तक का जो डेट है उसकी गारंटी देता है बैड बैंक, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है बैंकिंग सेक्टर के लिए। वहीं पे अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन या फिर कैपिटल गेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था, या फिर टेलीकॉम का जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो उसके जो चार्जेस हैं उसमें अगर कटौती की गई है, या फिर जो इनके डेट्स हैं उसको रिस्ट्रक्चरिंग किया गया है, तो ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बूस्टअप साबित हुआ है। तो टेलीकॉम सेक्टर में भी एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है, यहाँ से राइज करने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएलआई स्कीम्स के वजह से आपको बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट के आउटलुक के विषय में। इक्विटी मार्केट के आउटलुक के विषय में अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 2023 का जो जीडीपी के तुलना में मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो वो 90%, 91% आ रहा है, जो कि अगर प्री कोविड लेवल की अगर हम बात करें तो प्री कोविड लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 से 100% मार्केट कैपिटलाइजेशन था हमारे जीडीपी के तुलना में। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो बात वैसी नहीं है। मार्केट में अभी भी स्कोप है राइज करने का। और यहाँ पे एक चीज और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि 2020 और 21 में जो शार्प रैली हम लोगों ने देखा कि निफ्टी का जो रिटर्न है वो काफी अच्छा आया, लेकिन इसको अगर हम 15 साल के सीएजीआर के रिटर्न की तुलना में देखें तो ये 11 से 13% का ही रिटर्न आ रहा है, जो कि अगर नॉर्मल जीडीपी की ग्रोथ की तुलना में देखा जाए तो उसके बराबर पे ही आ रहा है। तो यहां से ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे और भी स्कोप है। आगे चल करके मैं और भी आपको दिखाऊंगा कि कहां से क्या स्कोप है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम 2014 और 2021 की तुलना करें तो ये -8% का रिटर्न आया था। वहीं पे ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि जो चेंजेस किए गए हैं एनपीए के लेवल में, और जैसा कि बैंक ऑलरेडी जो है वो एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू अपना कर चुके हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये लोग राइट अप कर चुके हैं अपने मतलब बुक्स को, तो उसके हिसाब से आने वाला 21 से 24 जो फिनेंशियल ईयर है उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 45% का बूस्टअप देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें तो लगभग 31% का रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, और मेटल सेक्टर में भी 26% का रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो यहां से ये चीज समझ में आ रहा है कि किस किस सेक्टर में कितना ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो इससे समझ में आ रहा है कि मार्केट में फर्दर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे इस पूरे प्रेजेंटेशन को समराइज किया गया है। मैं की रिस्क फैक्टर के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहूंगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि बने सब अच्छा है तो किस तरह से रिटर्न बन सकते हैं, और अगर कुछ खराब होने का दिख रहा है तो उसमें ये दिख रहा है कि अगर थर्ड वेव आता है, जो कि नहीं दिख रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकता है कोविड का, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। और जिस तरह से हम लोग ऑलरेडी एक शार्प रैली देख चुके हैं पिछला साल में, तो अब यहाँ से लिमिटेड रूम स्कोप है कि यहाँ पे मतलब उस तरह का शार्प रैली नहीं दिख सकता है, तो वो स्कोप थोड़ा सा कम है। और दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है कि अगर यूएस का इल्ड बढ़ता है तो वो एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से कि जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं ग्लोबली वो अपना जो स्टिमुलस पैकेजेस
डिक्लेयर कर रखे हैं जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी आई है, उसके ऊपर वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। और फिर उसके बाद से इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है ग्लोबली तो वो एक फैक्टर हो सकता है हमारे इक्विटी मार्केट को डाउन करने के लिए। बाकी जो भी प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं इकोनॉमिक का, वो सभी पॉजिटिव दिख रहे हैं। इससे ये उम्मीद किया जा सकता है कि अभी से यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि मल्टी कैप फंड और एचडीएफसी का क्या कहना है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अपने जो प्रोसेस है और जो फिलॉसफी है उसके विषय में बात कर रहे हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का मानना है कि हम लोग लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं विथ फंडामेंटल रिसर्च। इनका मानना है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल और इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन वो की है, जिसकी बेसिस पर स्टॉक सिलेक्शन करके हम कांस्टेंट जो इन्वायरमेंट इक्विटी मार्केट का चेंज हो रहा है उसमें हम क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं। और इनके पास में टोटल 400 स्टॉक्स है जिसके ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं। और इस 400 स्टॉक्स के थ्रू ये लोग मार्केट का लगभग 85% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको कवर कर लेते हैं। तो इसके बेसिस पर ये लोग अपना पोर्टफोलियो को सजाते हैं। अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं कि मल्टी कैप फंड क्यों जरूरी है। मल्टी कैप फंड में मैंडेटरी है कि आपको 25% एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना होगा और ये डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा। और इसको बैलेंस को एलोकेशन को जो है बैलेंस एलोकेशन जो 25% का है उसको फंड मैनेजर अपने चॉइस के अनुसार चूज कर सकता है कि वो लार्ज कैप में जाए या मिड कैप में जाए, किस में वो ओवरवेट हो सकता है वो अपने डिस्क्रिप्शन पे कर सकता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक वाइडर रेंज ऑफ मार्केट को आप कैप्चर कर पाते हैं अगर आप ये कैपिंग रखते हैं तो। और इसमें कोई बायसनेस नहीं है कि ये एक ग्रोथ बेस्ड फंड होगा या वैल्यू बेस्ड फंड होगा, इसके स्टाइल का कोई बायसनेस नहीं होगा। इस चीज को हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि इस फंड में मैक्सिमम 75% लार्ज कैप और मिड कैप हो सकता है और 25 to 40% स्मॉल कैप हो सकता है। और इसमें दोनों ही स्टाइल प्ले करेगा फंड मैनेजर, इसमें प्ले करेंगे कि वो कभी जरूरत हुआ तो वैल्यू स्टाइल में इसको मैनेज करेंगे, कभी जरूरत हुआ तो ग्रोथ स्टाइल में मैनेज करेंगे। और इसकी जो बेंचमार्क सेक्टर जो है वो उसके हिसाब से वेटेज को भी मेंटेन किया जाएगा। और फोकस कंपनीज विच आर लाइकली टू विटनेस स्टेडी एंड सेकुलर ग्रोथ, उस तरह के ऊपर फोकस किया जाएगा। और अब ये सूटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए सूटेबल हो सकता है, ये ऐसे लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अपना ग्रोथ बनाना चाहते हैं और जो SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोर पोर्टफोलियो में, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपका टाइम होराइजन इस फंड के लिए कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए, तब ये आपके लिए सूटेबल फंड हो सकता है। और इसके फंड मैनेजर मिस्टर गोपाल अग्रवाल हैं। और ये फंड दिसंबर 2021 को अलॉटमेंट के फ्रेश अलॉटमेंट के लिए खुल जाएगा। और आप इसे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों में खरीद सकते हैं। और यहाँ पे आपका एग्जिट लोड 12 महीने का है। 12 महीने में अगर आप इसमें से एग्जिट करते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है और उसके बाद आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ सकता है। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर लमसम आप करते हैं तो 5,000 रुपए करने पड़ेंगे और SIP आप 1000 का भी कर सकते हैं। यह है मिस्टर गोपाल अग्रवाल और इनका टोटल 16 साल का एक्सपीरियंस है HDFC AMC में। और इसके पहले इनका और भी AMCs में ये फंड मैनेज कर चुके हैं, जैसे DSP और टाटा एसेट मैनेजमेंट में भी ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा मेरे ग्लोबल एसेट में भी इनका फंड मैनेजर के रोल में इन्होंने अपना एक्सपीरियंस गैदर किया है। और जैसा कि आप जानते हैं रिस्कोमीटर में दिखला रहा है वेरी हाई फंड, चूंकि ये इक्विटी फंड है इसलिए हाई रिस्क फंड कैटेगरी में आता है। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।